नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, इसका लैटिन नेम है। तो इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ गैर सरकारी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह कथन एकदम सत्य है। वैध स्थिति लागू नहीं होता है, यह भी कथन एकदम सत्य है। और पूर्व न्याय के अनुप्रयोग का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में लागू नहीं होता है, भले ही इससे पहले वाले के समान आधार पर दायर किया गया हो। तो यह कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। तो अतः 1 और 2 सही है। तो उत्तर क्या होगा? पहले का बी होगा, 1 और 2। तो यह जो है हैबियस कॉर्पस क्या होता है? तो यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ही है आपके पास शरीर होना, यानी सशरीर प्रस्तुत करना होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। यानी यह अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के तहत रिट दायर की जाती है। इसी तरह से अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में यह जारी की जाती है। तो कोर्ट इसे किसी भी व्यक्ति के लिए जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अवैध रूप से या मनमानी ढंग से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के खिलाफ यह जारी कर सकता है। तो इस तरह से यह द हिंदू में आई हुई खबर है। अबू सलेम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को औचित्य नहीं है, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। चूंकि वह 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उनकी भूमिका की वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तो हाई कोर्ट सलेम की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें भारत में उसकी हिरासत को अवैध घोषित करने और संधि की शर्तों के मद्देनजर उसे पुर्तगाल वापस भेजने की मांग की गई थी। तो इसे चूंकि पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया था, तो इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा जाता है कि कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी हिरासत अवैध हो ही नहीं सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में मानहानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मानहानि दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी होता है, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है दीवानी मानहानि कानून संहिताबद्ध नहीं है, जबकि आपराधिक का मानहानि कानून संहिताबद्ध है। तो यहाँ पर यह भी कथन एकदम सत्य है। और प्रतिष्ठा का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन, संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें सभी प्रकार के अधिकार निहित हैं। तो अतः आंसर डी होगा। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है। राहुल गांधी अपीयर्स बिफोर सूरत कोर्ट। तो इसमें मानहानि की बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने स्पीच में शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो मानहानि का मतलब ही होता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र, प्रतिष्ठा एवं ख्याति को गलत या दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट प्रकाशित करके ठेस पहुंचाने की क्रिया है। तो भारत में मानहानि एक सिविल दोष और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यह 2 प्रकार का होता है, इसे लिबेल कहा जाता है और स्लेंडर कहा जाता है। तो इसमें जैसे झूठे स्टेटमेंट के माध्यम से किसी को फंसा दिया जाए, फिर बाद में वह निर्दोष साबित होता है, तो वह मानहानि का दावा कर सकता है। तो इसमें जो है लिबेल और स्लेंडर दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के तहत भारत में आपराधिक अपराध माना गया है। और इस तरह से मानहानि का केस दोनों सिविल कोर्ट के साथ साथ आपराधिक अदालत में भी दायर किया जा सकता है। और प्रतिष्ठा का अधिकार मैंने बताया ही कि अनुच्छेद 21 का यह अभिन्न अंग है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जिसे DPIIT द्वारा 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया जाता है। ये कथन एकदम सत्य है और 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक हर 6 महीने, यहीं पर ये गलत हो जाता है, या 6 महीने नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी आंसर ए हो गया तीसरे का। तो इस तरह से द हिंदू में ये भी आई हुई खबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, जिसे कौन? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यह किया जाता है, यह इंडेक्स तैयार किया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, तो यह जो है रिलीज करता है एवरी मंथ। उसमें 6 महीने कहा था, तो ध्यान रखेंगे एवरी मंथ। तो यहां पर 8 कोर उद्योगों के बारे में बताया गया है और यह 4.4% की जो वृद्धि दर्ज की गई है, यानी वृद्धि तो है लेकिन लो हुआ है उत्पादन कह सकते हैं। तो यहां पर उन सब का सार दिया गया है, जैसे कोयला, कच्चा तेल के बारे में दिया गया है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से इन्हें देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के संदर्भ में यानी RBI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत निर्धारित अर्थशास्त्र या वित्त पृष्ठभूमि अनिवार्य है। यह कथन एकदम असत्य है। क्यों? क्योंकि वह जो है जैसे IAS ऑफिसर भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो यहीं पर यह गलत हो जाता है। वह 3 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है या सकती है। यहां पर यह भी कथन गलत है और इसमें लिखा है कि पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, जबकि 3 साल के लिए शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो यह दोनों कथन असत्य है, अतः आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है कि शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो 2024 तक RBI के गवर्नर रहेंगे, क्योंकि अभी 10 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो यह RBI के बारे में है कि 1934 के प्रावधान के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, फिर बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो यह RBI की नियुक्ति भी ध्यान रखेंगे भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी पूर्व वर्ष यानी 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये कथन यहां पर असत्य हो जाता है, यह गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि क्लब ऑफ रोम एक वैश्विक विचार मंडल है जिसने वर्ष 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यद्यपि इसे धारणीय विकास लक्ष्य का प्रथम प्रस्ताव कहना संदेहास्पद हो जाता है। तो यहीं पर इसीलिए कथन असत्य, ये मतलब ठीक है, लेकिन यहीं सतत विकास लक्ष्य जो लिख गया है इसकी वजह से कथन असत्य हो जाता है और सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना होगा, यह कथन एकदम सत्य है। तो अतः आंसर केवल बी होगा। तो यह भी जो है क्लब ऑफ रोम यहां पर दिया हुआ 1972 में डेनिस और डोनेला मीडोज द्वारा समन्वित एक MIT अनुसंधान टीम द्वारा लाया गया था। यह विकास की सीमा थी, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर SDG का उद्देश्य क्या है कि उत्पादन करना जो हमारी दुनिया के सामने आने वाली तत्कालीन पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको SDG कहा जाता है। तो 2012 में रियो डी जेनेरो में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। तो इस तरह से इसे 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसमें 17 लक्ष्य हैं जो कि 2015 में इसे स्थापित किया गया 193 देशों की सहमति पर, यानी पूरे विश्व से गरीबी के सभी प्रारूपों की समाप्ति। इस तरह से यह 17 बिंदु हैं, इन्हें जरूर देखिएगा। और अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज का तथ्य है राजा रवि वर्मा
तो आर्ट ऑफ हार्ट शेक दीपावली विथ राजा रवि वर्मा। तो यह जो है इनका जन्म 1848 को केरल के एक छोटे से गांव किलीमन्नूर के राजमहल में हुआ था। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही वह घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले प्रतिभावान बालक रवि वर्मा को 14 वर्ष की आयु में राजा राज वर्मा, इनके मामा जी थे, तिरुवनंतपुरम ले गए, जहां राजमहल में उनकी तैल चित्रण की शिक्षा हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता गया और 1868 में तिरुवनंतपुरम में थियोडोर जेनसन नामक डच चित्रकार से मिलने के बाद राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य शैली के तैल चित्रों के संसार में भी वह प्रवेश किए और 1894 में एक कलर ओलियोग्राफिक प्रेस खरीदकर मुंबई में स्थापित किया और इस प्रेस में उन्होंने चित्रों के सस्ते संस्करण मुद्रित किए थे, जैसे सभी लोग को यह मिल सके। तो इस तरह से तंजावुर कला में वह महारत तो हासिल ही किए थे, फिर यूरोपीय कला का भी उन्होंने अध्ययन किया। तो उनकी जो कलाकृतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, दूसरा है मानव आकृतियों वाले चित्र और तीसरा है इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित। तो आज भारत के जो कोने कोने में प्रत्येक घर के, हिंदुओं के घर में जो देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो लगी हुई है, वह उसका श्रेय रवि वर्मा को जाता है। इस तरह से 1906 में उनका देहांत हो गया और आज का अंक यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।